हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक रमन फिर से आप सबों के बीच राशि रमन सीटेट क्लास के माध्यम से सीटेट के एक नए बिंदु को लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है और लगातार पिछले 14 दिनों से परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। तो इस परीक्षा के दौर में मैं ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब क्लास लेकर नहीं ला पाया। रीज़न कि मैं खुद ही व्यस्त था अपने कोचिंग क्लास में और परीक्षाएं नज़दीक थीं, जिसके कारण वहाँ पर मैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने में लगा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक लेकर नहीं आया। आज साल का आखिरी दिन है और नए वर्ष आने वाले हैं। 2022 और 2021 का आज आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से मैं एक नवीन वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत ही कर दूं। तो राशि रमन सीटेट क्लास के माध्यम से सीटेट का एक अहम बिंदु मैं आज लेकर के आया हूं, जो है कोलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये अपने आप में संपूर्ण है। कोलवर्ग का सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण है और सीटेट के नज़रिए से यदि आप देखिएगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आप सबसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य आपके कोई मित्र सगे संबंधी हो तो उन तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड किया करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का अधिकतम फ़ायदा ले सकें। लेकिन अमूमन ध्यान रखना है कि हमें वैसे लोगों को ही ये ट्रांसफ़र करना है जो सीटेट के क्षेत्र में काम करते हो, अर्थात जिन्होंने बीएड कर रखा हो, शिक्षा के क्षेत्र से लगाव हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो उन्हें ये वीडियो ट्रांसफ़र करें। और उन्हें ज़रूर आप ये भी कहें, सलाह भी दें कि हमारे इस चैनल से वो जुड़ जाएं। और एक घंटे वाला बटन आपको दिखेगा, जब चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो एक घंटे वाला बटन दिखेगा, उसे आप दबा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं जो भी नवीन वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वीडियो आया कि नहीं आया। खुद ही मोबाइल फ़ोन की एक घंटी बज जाएगी, एक नोटिफिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा और आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा कि राशि रमन सीटेट क्लास के माध्यम से एक नए वीडियो को अपडेट कर दिया गया है। तो इस माध्यम से आप मेरे क्लास से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो ये बेहतर लगेगा तो लाइक्स ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त हो कि हमने कैसा पढ़ाया है और पढ़ाने के दौरान क्या हमें कमियां रही हैं, ताकि मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं। वैसे सबसे पहले मैं आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास की शुरुआत करूंगा कि आने वाला जो साल है, जो वर्ष है, वो नई उपलब्धियों को लेकर के आए। आप सब नई उपलब्धियों और नए आयामों को प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें और निश्चित तौर पर हमारा ये क्लास भी रन करे। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सीबीएसई के द्वारा, मेरे भी बच्चे उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आता है, मेरे कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ये भी मैं यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से आप सबों के बीच शेयर करूँगा। फिलहाल मैं नए टॉपिक की ओर चलता हूँ, जो बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद मैं सीटेट का कोई नया बिंदु लेकर आया हूँ, जो है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एक महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉरेंस कोलबर्ग ये थे कौन। तो कोलबर्ग महोदय एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में ब्रॉन्क्सविल न्यूयॉर्क में हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का पार्ट है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में उभरे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर मूल रूप से ये अमेरिका के नहीं हैं। कोलबर्ग महोदय, जिन्हें कोहलबर्ग भी आप कह सकते हैं, ऐसे मूल रूप से ये कोलबर्ग, वास्तविक अर्थों में कोलबर्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है, लॉरेंस कोलबर्ग, लेकिन इन्हें आप कोहलबर्ग भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और सीबीएसई भी सीटेट के माध्यम से कोहलबर्ग ही लिख के देती है, तो कोहलबर्ग भी सही ही है, कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है कि ये गलत है। तो ये ब्रॉन्क्सविल न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी को। वस्तुतः ये मूल निवासी थे जर्मनी के। अब जर्मनी के ये कैसे थे, तो इनके पिता जर्मनी के एक उद्योगपति थे और इनकी माता, जो इनके पिता की दूसरी पत्नी थी,
वो मूल रूप से जर्मनी की एक रसायनज्ञ थी, यानी रसायन शास्त्र की ज्ञाता थी। और ये कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें ये चौथे संतान थे अपने पिता के, कोलबर्ग। लेकिन इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका में जन्म होने के बाद इन्होंने धीरे धीरे विविध विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने का काम किया, और इसी कड़ी में इनके ऊपर प्रभाव पड़ गया जिन प्याजे महोदय का। अब जिन प्याजे का सिद्धांत आप जानते हो कि जिन प्याजे महोदय का सिद्धांत दुनिया में सर्वाधिक मान्य है, और उनके सिद्धांत को जिन्होंने भी समझ लिया एक शिक्षक के तौर पर, वास्तविक अर्थों में वो विद्यालय में मौजूद बच्चों को समझ लेंगे। और जिन प्याजे के सिद्धांत को समझने वाला बालक कभी भी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी की परीक्षा में असफल नहीं हो सकता है। उसी कड़ी में जब कोलबर्ग महोदय विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे, विश्वविद्यालयी स्तर पर अध्ययन और अध्यापन का इन्होंने जब काम किया, तो इसी कड़ी में जिन प्याजे के सिद्धांत से ये प्रभावित हो गए, और इन्होंने पाया कि जिन प्याजे महोदय कहते हैं कि बालक अवस्थाओं के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित कर लेता है, नए नए उनमें विचार आने लगते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र सीमा बढ़ती है, जैसे जैसे अवस्थाओं में बदलाव होता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये भी सोचा कि जब विचार बच्चों के मन में आता है, संज्ञानात्मक योग्यताएं क्षमताएं विकसित होती हैं, तो नैतिकता भी तो उसी संदर्भ में बच्चों में आता होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नैतिकता पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर काम करने से पहले इनके मन में 2 विचार उत्पन्न हो गए। एक विचार को कहते हैं नैतिक तर्कना, और दूसरे को कहते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कना से तात्पर्य होता है सही या गलत के संबंध में निर्णय लेने की वास्तविक योग्यता। ये नैतिक तर्कना है, अर्थात सही या गलत के संबंध में जब आप निर्णय लेते हो तो मूल रूप से तर्क करते हो, नैतिकता की सोच विकसित करते हो और वास्तविक स्वरूप पर आप पहुंचते हो, वो नैतिक तर्कना है। लेकिन कोलबर्ग इसी में दूसरे अर्थ को लाते हैं और कहते हैं जब 2 विचारों को चुनने में एक असमंजसता आ जाए, अर्थात हमारे सामने कोई ऐसे 2 विचार आ गए हैं जिनमें से किसी एक विचार को ही हमें चुनना है, और वैसी परिस्थिति में हम में असमंजसता की स्थिति आती है, जो दुविधा का भाव है, अर्थात वो है नैतिक दुविधा। अब इसी आधार पर ये अपने जीवन के 20 वर्ष के कार्यकाल में, 20 वर्ष का वो कार्यकाल है जिसमें इन्होंने इस पर काम किया। इस सिद्धांत को तैयार करने के लिए 20 वर्ष का इन्होंने अध्ययन किया, शोध किया, और इस 20 वर्ष के शोधावधि के दौरान 11 कहानियों को इन्होंने गढ़ा। उन 11 कहानियों में एक कहानियां तर्कना और दुविधा को महत्वपूर्ण रूप से विकसित करती है, जो है हिंज की कहानी। यूरोप की एक महिला थी जिसमें पात्र के तौर पर मान लिया गया कि हिंज नामक एक व्यक्ति है जिसकी एक पत्नी है, और वो बीमारावस्था में है, और ऐसी अवस्था में आ चुकी है जिसका बचना मुश्किल है। अब इन कहानियों के माध्यम से कोलबर्ग महोदय बच्चों के सामने ये कहानियां प्रस्तुत करते हैं, और ये इसी माध्यम से नैतिकता को समझाने का प्रयास भी किया है। ये हिंज की कहानियां प्रस्तुत करते हैं और बच्चों के सामने कहते हैं कि बेटा, जब हिंज की पत्नी बीमार थी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हिंज परेशान था, उसकी पत्नी मृतावस्था तक पहुंच चुकी थी। अब इसी कहानियों के दौरान वो पाते हैं कि हिंज नामक जो व्यक्ति है वो डॉक्टर से बातें करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी पत्नी की स्थिति खराब है और वो तभी बच सकती है जब एक विशेष प्रकार की जो दवाई एक व्यक्ति विशेष ने बनाई है वो उसे लाके दे दी जाए। उसके अलावा उसे जीवन कोई नहीं दे सकता। अब हिंज सोचता है कि आखिर वो दवाई मैं कैसे लाऊं। मूल रूप से वो जो दवाई है एक रेडियम है, जो यूरोप के ही एक फार्मासिस्ट के द्वारा तैयार की गई है, जो एक व्यवसायी है। अब हिंज उसके पास जाता है और दवाई लेने की बात करता है। उस फार्मासिस्ट से, उस व्यवसायी से ये कहता है कि मुझे ये दवाई चाहिए ताकि मेरी पत्नी की जान बच सके। लेकिन वो फार्मासिस्ट जवाब देता है कि मैं ये दवाई इतनी आसानी से नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि
मैंने अपनी जीवन की सारी कमाई इसी दवाई को तैयार करने में लगा दी है, इसलिए मैं आसानी से तो दूंगा नहीं, इसकी भारी रकम तुम्हें चुकानी होगी। अब हिंज के पास पैसे नहीं थे। वो कहता है कि अभी आप मुझे ये दवाइयां दे दो, मैं अपनी पत्नी की जान बचा करके आपको फिर पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन सस्ते दामों पर हमें दे दो। लेकिन व्यापारी नहीं मानता है, हिंज चला जाता है, फिर अपने घर आता है, फिर दवाई की व्यवस्था के लिए कुछ पैसे वो इकट्ठा करता है और फिर से उस फार्मासिस्ट के पास जाता है। अब जब वो दवाई की मांग करता है तो वो फिर देने को तैयार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में हिंज बार बार उससे अपील करता है कि मुझे दवाइयां दे दो, मेरी पत्नी की जान बच जाएगी, लेकिन वो नहीं देता है। वो सीधे तौर पर नकारते हुए कहता है कि मेरी जीवन की सारी कमाई इसमें लग गई है, मुझे इससे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे आप दोगे तभी मैं आपको ये दवाइयां दूंगा। लेकिन हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं, वो नहीं दे पाता है। आखिरकार हिंज करता क्या है, तो उसकी दुकान से चोरी कर लेता है, वहां से लौट के जाता है, अगले दिन आता है, दुकान तोड़ करके उस दवाई को चोरी करके ले जाता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। ये पूरी कहानियां हमेशा कोलबर्ग बच्चों को सुनाते रहते हैं और इसी के माध्यम से वो नैतिक विकास के स्वरूप को समझते हैं। और यहीं से, इसी कहानियों के जड़ से ही वास्तविक अर्थों में तर्कना और दुविधा की बात होती है कि प्राणी कब तर्क करता है, कब दुविधा की स्थिति आती है, और यहीं से सृजन होता है नैतिक विकास के सिद्धांत का। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार जिन प्याजे के सिद्धांत में बालक अवस्थाओं में सीखता है, ठीक वैसे ही बालक यहां पर भी अवस्थाओं में ही सीखता होगा। और इन्होंने अपने विकास अवस्था को 3 स्तर में विभाजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, सीटेट में जब भी स्तर पूछे कोलबर्ग के सिद्धांत में तो जवाब होना चाहिए 3, और अवस्था जब भी पूछे तो जवाब होना चाहिए 6। यानी 3 स्तरों में विभाजित किया और प्रत्येक स्तर को 2-2 उप अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। 2 × 3 = 6, यानी 6 अवस्थाएं। और इसके लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित कर दी। पहला स्तर है पूर्व औपचारिक नैतिक स्तर, 4 वर्ष से 10 वर्ष। दूसरा है औपचारिक नैतिक स्तर, 10 से 13 वर्ष। तीसरा है पश्च नैतिक स्तर, 13 वर्ष से 16 वर्ष। अब इन सब की 2-2 उप अवस्थाएं। अब मूल रूप से देखिए, ये जो स्तर है जिसे इन्होंने विभाजित किया है, इसके भी कई नाम हैं। ये पूर्व औपचारिक नैतिक स्तर को पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहा जाता है, जो 4 वर्ष से 10 वर्ष की है। और इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं, दंड एवं आज्ञा की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। इसके बाद कोलबर्ग महोदय दूसरे स्तर की ओर आते हैं और कहते हैं औपचारिक नैतिक स्तर है। इसके दूसरे नाम है पारंपरिक नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसकी 2 उप अवस्थाएं हैं, जिसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, या इसे दूसरे नामों में जानिएगा तो कहा जाता है अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की उन्मुक्ता। इसके बाद दूसरी अवस्था जो इसकी है कानून और अधिकार संरक्षण उन्मुक्ता। इसे अन्य दूसरे नामों से जाना जाता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसके बाद कोलबर्ग महोदय अपने तीसरे स्तर की बात करते हैं, पश्च नैतिक स्तर। इसका और नाम है उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर, उत्तर औपचारिक नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। उम्र सीमा है 13 से 16 वर्ष। अब इसकी भी 2 अवस्थाएं, 2 उप अवस्थाएं। एक को कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक संवेदा की अवस्था या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। और दूसरी जो इसकी अवस्था है उसे कहते हैं विवेक की अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता या सार्वत्रिक नीति परक अनुमुक्ता। यानी भिन्न भिन्न नामों से यह जाना जाता है। अब सीबीएसई सीटेट में जब प्रश्न पूछेगी तो इनमें से कोई भी नाम उसका दे सकता है ऑप्शन में। मैंने यहां बोर्ड पर एक एक नाम को लिखा है, लेकिन मौखिक तौर पर मैंने सभी नामों को वर्गीकृत किया है आपके सामने। उसे ध्यान में रखना है, समझ का विकास करना है और मूल रूप से इस सिद्धांत को समझना है। तो शुरुआत हम करते हैं इस सिद्धांत की। और अब इन्होंने क्या कहा है 4 से 10 वर्ष। तो नॉर्मली आप सब इस सिद्धांत को समझने के लिए इसी उम्र में पहुंच जाइए।
यानी नॉर्मल तौर पर आपसे ध्यान समझने के लिए समझिए कि आप अभी 4 से 10 वर्ष के हो, जिसमें अवस्था होगी पूर्व औपचारिक नैतिक स्तर, अर्थात अभी आप इसी अवस्था से गुजरोगे। अपने आप को आप वहीं ले आओ बचपन में, और जब बचपन में आप लेकर के जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक तौर पर यह कौन सी अवस्था है। अब इस अवस्था के तहत है एक उप अवस्था जिसे कहते हैं दंड एवं आज्ञा की अवस्था। सिद्धांत अब इसी अवस्था से पूर्ण रूप से यहीं से विकसित हो रहा है कि कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि अब हम 4 से 10 वर्ष के हैं। अब 4 से 10 वर्ष का जो बालक होता है ना, इसके बारे में कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि ये वो समय होता है जहां हमारे नन्हे पांव बेहतर ढंग से चलते हैं, हम विद्यालय की ओर भी गमन करते हैं, व्यवस्थित तौर पर हम अच्छे ढंग से अपनी क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि यहां आप देखिएगा, आप बचपन में जाइएगा तो आपको याद आ जाएगा कि आप किसी बड़े व्यक्ति के आज्ञाओं का पालन यदि करते थे ना, तो क्यों करते थे। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि बचपन की अवस्था में जब बड़े आदमी हमें कोई आज्ञा देते हैं ना, तो हम झट से उनके आज्ञा का पालन करते हैं। कारण क्या रहता है, तो हमें भय लगा रहता है, हमें डर लगता है कि यदि हम उनकी बातों को ना माने ना, काट देना, तो शायद मुझे पिटाई लगेगी। डर के मारे हम उनकी बातों को मानते हैं। अर्थात कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि बचपन की ये वो अवस्थाएं हैं ना, जहां पर हम आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दंड का भय लगा रहता है, और दंड से बचने के लिए हम आज्ञा को मान लेते हैं। हम आप सब ने यही किया है। बचपन में याद कीजिए वो दिन, एक बड़ा भाई भी आपको बुलाता होगा ना, तो आप डर से चले जाते हो, इसलिए कि कहीं नहीं जाएंगे तो पीटेगा। अर्थात भय है, डर लगा रहता है, जिस कारण से हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर लेते हैं, हम उनकी बातों को मान लेते हैं। तत्पश्चात कोलबर्ग महोदय कहते हैं अहंकार की अवस्था। कहते हैं कि थोड़े और हम बड़े होने लगे हैं, लेकिन है 4 से 10 में ही। हम आज्ञा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें भय लगता है, दंड से बचने के लिए हम दूसरे की बातों को मान लेते हैं। और यहीं पर वो कहते हैं कि दूसरी अवस्था में भी हम गुजरते हैं, जो है अहंकार, यानी अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में आने के बाद हमें अलग फीलिंग आती है, अर्थात इसे कई नामों से भी इन्होंने संबोधित कर दिया है। अहंकार की अवस्था को आत्म अभिरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता भी कहते हैं, व्यक्तिगतता विनिमय भी कहते हैं, और साधनात्मक सापेक्षवादी भी इसे कहते हैं। अर्थात कोलबर्ग महोदय का मानना है कि ये वो अवस्था है जहां पर हम स्वयं की बातों को ही समझते हैं, हम खुद की भावनाओं को ही मात्र समझते हैं। अर्थात इस अवस्था में आने के बाद हम अपने भाव के सिवा दूसरे के मनोभाव को नहीं समझते हैं। अर्थात इनका मानना है कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि के अनुसार कर्म करना चाहते हैं, और उसी के माध्यम से हम इसलिए वो करते हैं क्योंकि हम आत्मसंतुष्टि चाहते हैं। और हमें आत्मसंतुष्टि तभी होगी जब हम अपने मनोनुकूल कार्य करेंगे। अर्थात इनका मानना है कि बालक किसी भी कार्य को यदि यहां कर रहा है ना, तो मूल रूप से व्यक्तिगत तौर पर वो बेहतर प्राप्ति के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए अहम का भाव उसमें आया हुआ है। यानी इनका मानना है कि बालक अपनी इच्छा को, अपनी आवश्यकताओं को मूल रूप से नैतिकता का आधार यदि बनाता है ना, तो वो है अहंकार की अवस्था। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, और बचपन में आप अपने आप को लेकर जाइएगा और देखिएगा अपने आप को बचपन में ढाल करके, तो आपके मस्तिष्क में, जहन में सिर्फ एक बात आएगी कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते थे। मुझे याद है कि बचपन में मैं जब था ना, तो आसपास की दुकानों से किसी चीज को खरीदना होता था ना, तो माता पिता के सामने मैं जिद करता था। आप सब भी बचपन में ऐसा ही किए होंगे। ऐसा क्यों करते थे, जिद क्यों करते थे? क्योंकि आत्मसंतुष्टि आप चाहते थे, बिना लिए आप थक रहे नहीं थे। हर बार लगातार आपकी डिमांड वही रहती थी, लेकिन फिर भी नहीं मिले, तब आप क्या करते थे? मैं करता क्या था कि मैं ध्यान देता था कि पापा की शर्ट कहां लटकी हुई है,
अब वो शर्ट मिलेगी ना, तो शर्ट में एक जेब होगा, जेब में रुपए होंगे, उसे निकालो और दुकान तक पहुंच जाओ। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि इस अहंकार की अवस्था में ना बालक आत्मसंतुष्टि करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि चोरी भी। और आप सबने उस अवस्था में चोरी की होगी। मुझे याद है कि मेरे गांव में आइसक्रीम बेचने आता था ना, डुगडुगी बचाता था। एक दिन खाते थे, 2 दिन खाते थे, यानी एक दिन खेलिए 2 दिन खेलिए। अब रोज रोज जेब हो तो मम्मी पापा भी गोसे में करतुन कि रोज रोज हरसंग खा जाए है खाई ले। अब रोकथी, अब बर्फ बला पर भी खींच आवे रहन हुनका, लेकिन हमें तो रहिए बच्चा, हमरा तो खींच नहीं आवे रहे। हम तो प्रयास करे रहिए कि हमरा मिले, हमारा आत्मसंतुष्टि तभी होते रहे जब हमरा तक बर्फ पहुंचते रहे। लेकिन मम्मी पापा नहीं दे रहे थे तो की करे रहिए, ध्यान दे रहिए कि बर्फ वाला खाली पैसे नहीं ले छे, ओन भी ले छे, यानी बाइल उल ले छे, मक्का वाला, गेहूं वाला, चना वाला, सब कुछ ले छे। तो ध्यान देती और कि घर में कहाँ रखल रहे ओढ़ा बाइल गेहूं, वो चुपचाप तनी गो ले रही है, अब फूर दबर उड़ जा रही है, बर्फ वाला दे रही है, बर्फ मिल जाए रहे। यानी ये करते हम क्या थे? करते थे चोरी। ध्यान रखिएगा, कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि बालक कर रहा है इस अवस्था में चोरी, लेकिन क्या चोरी करना जो बालक वहां किया है वो पाप है क्या? पाप नहीं है। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि बालक वहां चोरी नहीं कर रहा है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर रहा है, क्योंकि बिना उसे प्राप्त किए हुए उसकी क्षुधा शांत नहीं होगी, उसकी रुचि के अनुरूप मनोकामनाएं उसकी पूर्ण नहीं होगी। तो अपनी मनोव्यथा को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी प्रकार के कार्यों को अंजाम दे देता है, अर्थात बालक अहम के भाव में मौजूद है। और इसी अवस्था में होने के कारण बालक कितने भी गलत कार्य को क्यों ना कर दे, परंतु वो गलत कार्य भी नैतिक ही होता है। अर्थात कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के स्तरों में ये स्तर सबसे कमजोर स्तर है। लेकिन कोलबर्ग महोदय क्या कहते हैं कि ये अनैतिकता में भी बालकों में नैतिकता ही है, कि इसके माध्यम से भी बालक नैतिक कार्य को ही सीख रहा है। वास्तविक स्तर में यह स्तर अनैतिक स्तर है, यहां नैतिकता नहीं दिखती है, लेकिन उस बालक से पूछो तो उसमें नैतिकता ही दिख रही है, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहा है, वो अपने आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, अपनी रुचि के अनुरूप कार्य को कर रहा है, इसलिए प्राणी नैतिक है। तत्पश्चात कहते हैं कोलबर्ग महोदय कि अब धीरे धीरे हम बड़े हो गए हैं, अब हम भी बड़े हो गए हैं, आप सब भी बड़े हो गए हो। अब आपकी उम्र सीमा 10 से 13 साल हो गई है, 10 से 13 वर्ष के आप हो गए हो। अब आपकी इच्छाएं बदलेंगी, आकांक्षाएं आपकी बदलेंगी, अब वो अहम का भाव बदलेगा, और क्या भाव आएगा? तो कहते हैं कि यहां हम नैतिक होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये औपचारिक नैतिक स्तर है, यहीं से शुरुआत है वास्तविक नैतिकता की। कहते हैं कि यहां पहला जो अवस्था है, पहली अवस्था, वो है प्रशंसा, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि इस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं और इस स्तर में रहते हैं ना, तो मेरे मन में एक भाव आता है। अब ये 10 से 13 साल की आयु है, भाव क्या आता है कि समाज में हमें अच्छा बन के रहना है। अच्छा बन के रहेंगे तभी हमें लोग कहेंगे कि वाह फलना के बेटी बड़ा अच्छा छे, बड़ा नीक रहे, देख लो सुकुमार छे बच्चा, फलना बाबू के बेटा देख लो वाह बड़ा नीक बच्चा छे। ये क्यों? प्रशंसा प्राप्ति के लिए हम ये सुनना चाहते हैं। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं ना, तो हमारी इच्छा रहती है कि हम सिर्फ प्रशंसा अपनी सुने, कि लोग बोले कि फलना बाबू के बेटा, फलना बाबू के बेटी देखो कैसन अच्छा छे, केहन बढ़िया छे, ओइसने हमरो बच्चा कियन बनते। अर्थात इस अवस्था में आने के बाद ना प्राणी प्रशंसा सुनना चाहता है। यानी कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि यहां पर आने के बाद बालक निंदनीय आचरण से बचना चाहता है, वो कुकृत्यों को करने से दूरी बनाने लगता है, वो समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है, क्योंकि समाज में उसे अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए। अच्छा बालक और अच्छी बालिका बनना चाहता है, प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, और ये इसलिए ही किसी भी कार्य को इस समय करता है क्योंकि वो प्रशंसा चाहता है। सामान्य तौर पर समझिए, आप सब घर में रहते होंगे, इस अवस्था में जब हुए होंगे तो आसपास के लोग कोई बोलते होंगे ना, ये काम क्या तो फट से जाए करे हो, वो कथी ल कर देबे ना, तो हमरा लोग की कहते बाप रे देखो कते बढ़िया बच्चा छे। ये प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं इस समय में बच्चे। अब मैंने भी ऐसा किया है, मेरे ऊपर भी ऐसा व्यतीत हुआ है कि इस अवस्था के समय में मेरे दादाजी थे और मैं
वही 10 से 13 साल की अवस्था में जब मैं था, तो मैं दादाजी के लिए पान लाया करता था रोज। यानी दादाजी से तात्पर्य है बाबा जिसको आप बोलते हो, उनके लिए मैं पान लाता था रोज। तो संयोग बस एक दिन क्या हुआ कि मेरे बाबा किसी को बैठ के वो अपने मित्र से बातें कर रहे थे। उन्हें हम लोग गांव में रायजी रायजी नाम से संबोधित करते थे, जो मेरे बाबा के मित्र थे। बाबा के पास रोज वो शाम को आते थे बैठने के लिए, तो बाबा हमें पान लाने के पैसे देते थे, तो हम दोनों के लिए लाते थे। तो एक दिन मैं सुना कि मेरे बाबा खूब प्रशंसा उनके पास मेरा कर रहे थे कि हमारी पोता है ना, रोज हमरा लाई दे है, सुबह शाम दोनों टाइम। जब कहे छो 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से स्कूल है जहाँ पान दुकान है, हमारे बेटे पोता वजह से लाई दे है। ये मुझे कोई बता दिया कि ऐसे ऐसे बता रहे थे, मैं बहुत खुश हुआ। और उसके बाद अगले दिन बाबा जी ही बुलाए ना, त्यों ही मैं उनके पास पहुंच गया पान लाने के लिए। क्यों? प्रशंसा के कारण, कि मुझे लगा कि मेरी प्रशंसा हुई है और ये आभास हम तक आई है। तो हर बालक यही चाहता है इस अवस्था में कि उसकी प्रशंसा हो। यानी कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि इस अवस्था में आने के बाद यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हो ना, तो इसका कारण सिर्फ एक है। यदि आप लड़की हो तो समाज में अच्छी लड़की बनना चाहते रहे हो, लड़के हो तो समाज में अच्छे लड़के बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि समाज के लोग आपकी प्रशंसा करें, आपका नाम ले, आपकी बुरी बुरी प्रशंसा हो, इसीलिए आप अच्छे कार्यों को करना शुरू कर देते हो। तत्पश्चात कहते हैं कि जब प्रशंसा की बात हो जाती है, तब फिर अधिकार संरक्षण की बात होती है, कानून की बात होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की बात होती है। अब यहां कहते हैं कि बालक सामाजिक कार्य करना शुरू कर देता है। अभी से पहले देखिएगा, आप कार्य करते थे लेकिन प्रशंसा की प्राप्ति के लिए करते थे, लेकिन अब जब आप कार्य करना शुरू कर दिया ना, तो ये क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव अब आ गया है। उन्हें लगता है कि हमें अपने व्यवस्थाओं, अपने प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें ये चाहता है कि हमें समाज की मान्यताओं को मानना चाहिए। और क्यों मानने चाहिए? क्योंकि समाज के जो नियम है ना, जो समाज में बनाए गए हैं ना, वो नियम निश्चित तौर पर सामाजिक मान्यताओं को मानने चाहिए। अर्थात वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति बालक यहां सम्मान का भाव रखता है। उसे लगता है कि हमें समाज के कार्यों में भाग लेना चाहिए, समाज के नियमों को मानना चाहिए, समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान करनी चाहिए। इसीलिए देखिएगा, विविध प्रकार के कार्यक्रम या रीति रिवाजों को हम लोग मानने लगते हैं, हम मानने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि हम इन चीजों को स्वीकारने लगते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है। बालक समझता है कि समाज के प्रति सम्मान करना, उसके नियमों को मानना, उसके नियम को अक्षुण्ण बनाए रखना, यह समाज के लोगों का कर्तव्य है। तो हम समाज के लोग हैं, हम समाज के एक हिस्से हैं, एक भाग हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बन रहा है, जिस कारण से वो समाज के नियमों को मानता है। अर्थात कानून और अधिकार संरक्षण की वो बात करता है, उसके नियमों को मानता है, उसकी रक्षा भी करता है। कानून अर्थात नियम, अधिकार संरक्षण अर्थात उन नियमों की रक्षा करना। क्यों करता है? तो उसे लगता है कि वो समाज का एक हिस्सा है और समाज के नियमों को मानना और मनमाना उसका कर्तव्य है। इसीलिए आप देखिएगा कि समाज के जितने भी रीति रिवाज है ना, यदि आप विरोध कीजिएगा ना, तो समाज के अन्य व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको विरोध करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? तो क्योंकि वो समाज के बनाए हुए नियम है, आदर्श है, उस नियम को मानने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। इसीलिए तो इमाइल दुर्खीम महोदय ने भी कहा है ना कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है इमाइल दुर्खीम का, एक समाज शास्त्री थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है कि समाज के लिए वो प्रतिनिधित्व करे। वो प्रतिनिधित्व यही दिखाई पड़ता है कि समाज के जितने भी कानून नियम हैं, उनके नियमों की वो रक्षा करने की बात करता है। अभी समाज में देखिएगा, छठ पूजा वगैरह हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं ना, कोई इसको विरोध कर दे इस पर्व का, देखिए समाज के अन्य व्यक्ति उस पर कितने तेजी से टूट पड़ेंगे। या समाज में कोई भी मान्यताएं हैं, उस मान्यता का आप विरोध कीजिए, देखिए समाज के अन्य सारे व्यक्ति आप पर हावी होते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि सारे व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और क्यों करते हैं? कारण क्या है? कर्तव्य निष्ठा का भाव। सभी व्यक्ति ये समझता है कि समाज के
नियमों का हमें सम्मान करना चाहिए, कानून का, अधिकारों का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हम में कर्तव्य के भाव यहां पर आने लगते हैं, क्योंकि किशोरावस्था की यहां शुरुआत है और यहां हम सब में कर्तव्य के भाव आने लगते हैं। हम सब के सब इसके समर्थन में आते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कोलबर्ग महोदय कि अब फिर हमारी कुछ आयु बढ़ गई है, अब हम हाई स्कूली बच्चे हो गए हैं, बेहतर ढंग से अब हम हाई स्कूल के बच्चे हो गए हैं, तो हमारी उम्र सीमा बढ़ी है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यताएं बढ़ी हैं, विचार बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर नैतिकता भी बढ़ेगी। अब नैतिकता के स्वरूप में सामाजिक अनुबंधन की वो बात करते हैं कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता है, या यूं कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था। अभी देखिएगा, इससे पहले समाज का सम्मान करता था प्राणी, इस अवस्था में आने के बाद समाज के साथ समझौता कर रहा है प्राणी। यहां सम्मान था, यहां समझौता है, यहां कर्तव्य था, यहां हित की बात करता है। यानी कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि जब हम 13 से 16 वर्ष के हो जाते हैं, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती है, तो नैतिकता का भी विकास होने लगता है। अब हमें लगने लगता है कि समाज में रहना और समाज के नियमों को मानना सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं है, अपितु समाज के प्रति हमें समझौते का भाव भी रखना होगा। हम इसलिए उसका सम्मान करते हैं क्योंकि समाज के साथ हम अब समझौता भी करेंगे, समाज हमारे हितों की रक्षा करेगा, इसलिए समाज के साथ हम समझौता भी करते हैं। यानी कोलबर्ग महोदय का मानना है कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या सामाजिक संवेदना का जो भाव आ जाता है ना, यह मूल रूप से दिखाता है कि हमें समाज के साथ समझौता करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि समाज हमारे हित की रक्षा करता है। हम नॉर्मल देखिएगा, एक चोर चोरी करता है, दूसरे गांव में चोरी करता है, दूसरे समाज में चोरी करेगा, और अपने समाज में यदि आएगा ना, तो आप सब पुलिस से उसको बचा लीजिएगा, कोई किसी के घर में छिपा दीजिएगा, कहिएगा नहीं आया है, यहां तो उसका घर ही नहीं है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? आप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके समाज का व्यक्ति है और आपके समाज के प्रत्येक नियमों को मान रहा है, जो चौथी अवस्था की बात है। यहां के सारे नियमों को वो मान रहा था, जिस कारण से यहां आपने क्या किया, उसकी जीवन की रक्षा कर दी, पुलिस से उसे बचा दिया। अब इसी कारण ने ये आपके साथ समझौता भी कर लिया कि चोरी सब जगह कर रहा होगा, आपके घर में वो चोरी नहीं करेगा। जिस समाज का वो प्राणी है ना, वहां गलत काम नहीं करेगा, दूसरे यहां करेगा। लेकिन यदि आपके यहां गलत काम करने लगेगा, तब आप क्या करोगे? आप उसे तुरंत चोर बता के पुलिस के हवाले कर दोगे, भगा दोगे गांव से, समाज से आप उसे निकाल दोगे। तो समाज से वो ना निकले, पुलिस से उसकी सुरक्षा हो, एक घर एक ठिकाना उसका बेहतर हो, इसलिए प्राणी क्या करता है? अपने स्वयं की हित की रक्षा के लिए ना आपके नियमों को मानता है, आपके साथ वो समझौता कर लेता है। और प्रत्येक समाज में यही होता है कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलके रहता है, भले ही दूसरे जगह वो चोर क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, लेकिन अपने घर के लिए वो बेहतर ही रहता है, क्योंकि अपने घर में अपने हित की रक्षा के लिए समाज के उन नियमों को वो मान लेता है। जिसको वो कर्तव्य समझा था चौथी अवस्था में, उसको मान लिया है, जिसके कारण अब यहां वो समझौता कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हमारे हित की रक्षा भी तो हमारा समाज ही करेगा ना। अर्थात यहां पर हम सामाजिक अनुबंधन या सामाजिक समझौता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि समाज ही हमारे हितों की रक्षा करेगा। यानी कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि यहां नैतिकता क्यों आई? क्योंकि हित का भाव आ गया, स्वार्थ आ गया, और अपने स्वार्थ के लिए, हम स्वयं के हितों की रक्षा के लिए यहां पर हावी हो गए। और आखिरी में कहते हैं विवेक, यानी सार्वत्रिक नीति परक उन्मुखता या सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता या विवेक की जो अवस्था है ना, वो आखिरी अवस्था है। यहां कहते हैं कि वास्तविक तौर पर प्राणी ज्ञानी हो जाता है। यहीं आने के बाद वास्तविक तर्क की क्षमता, यानी तर्कना, नैतिक तर्कना की योग्यता आ जाती है, जिस पर यह पूरा बवंडर बना। पूरी कहानियां जो उन्होंने गढ़ा, अपने 20 वर्षों के इतिहास में कुल 11 कहानियां रचे, उन 11 कहानियों में जो हिंज की एक कहानी है, उस कहानी का सीधा संबंध नैतिकता से है। अर्थात वहां इन्होंने क्या कहा कि प्राणी वास्तविक अर्थों में नैतिक तर्कना तभी करेगा जब उसका विवेक जाग जाएगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने समाज के ही खिलाफ आवाज उठानी थी।
यदि कोई प्राणी समाज में रहते हुए समाज के खिलाफ आवाज उठा देना, समाज में हो रहे अन्यायों के खिलाफ वो आवाज उठाने लगे ना, तो निश्चित तौर पर समझ लेना कि उस बंदे का विवेक जाग गया है। कोलबर्ग महोदय कहते हैं कि यहां जब विवेक जागता है ना, तो प्राणी अच्छे बुरे के फर्कों को समझने लगता है, वास्तविकता से जुड़ने लगता है, वास्तविक स्वरूपों को समझने लगता है, अर्थात व्यक्ति में स्वयं के विचार विकसित हो जाते हैं। विवेक की अवस्था आने के बाद बालक समाज के नियमों को चुनौती देने लगता है। अब जैसे देखिए प्रदा प्रथा समाज में हो, अभी भी मुस्लिमों में प्रदा प्रथा खूब देखे जाते हैं। अब विवेक जागेगा ना, तो इसी का विरोध होगा कि हम प्रदा प्रथा को नहीं मानते, बहू बेटी सभी घर हमारे जैसे जाएंगे जैसे हम लड़के चलते हैं। इसकी कल्पना की जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा विवेक जाग गया है, सार्वभौमिकता हम में आ गई है, सार्वत्रिक स्वरूप आ गया है। अर्थात ये कहते हैं कोलबर्ग महोदय की ये ऐसी अवस्था है ना, जहां वास्तविक विवेक जाग जाता है, प्राणी व्यवस्थित हो जाता है, एक इंसान वास्तविक तौर पर यहीं से दुनिया को समझने लगता है। अर्थात नैतिकता का यह सर्वोच्च स्तर है। कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का यह सर्वोच्च स्तर है। लेकिन अब इनका सिद्धांत इतना व्यवस्थित है, बेहतर है, व्यवस्थित ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया, कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, बच्चों के सामने कहानियां सुनाते रहते थे, उनसे नैतिक तर्कना और दुविधा के संदर्भ में जानने का प्रयास करते रहते थे। सीटेट में भी हिंज की कहानियां दे करके दे देता है कि ये क्या है, आप आधार बताओ कैसे है, फिर अवस्थाओं से प्रश्न कहानियां करके दे देता है, या दे देगा ये अवस्था या ये किस स्तर से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके आपसे प्रश्न दे देगा। तो सिद्धांत व्यवस्थित है। लेकिन शुरुआत हमने कहां से किया था कि जिन प्याजे महोदय प्रभावित हुए थे कोलबर्ग, लेकिन जिन प्याजे से प्रभावित होकर के इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दे दिया, परंतु यह सिद्धांत कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में उलझन पैदा कर दिया, और वो व्यक्ति विशेष थे कैरोल गिल्गिन। ये भी थी अमेरिका के न्यूयॉर्क के ही, और कोलबर्ग महोदय भी है न्यूयॉर्क से ही। कैरोल गिल्गिन, इन्होंने इनके सिद्धांत की जमकर आलोचना कर दी। अब ध्यान रखिएगा, जिन प्याजे महोदय ने जिन प्याजे महोदय से कहीं ये प्रभावित होकर सिद्धांत लाया, लेकिन दूसरे ही अर्थों में दूसरे विद्वान, महिला विद्वान, अमेरिकन विद्वान कैरोल गिल्गिन ने इनका विरोध कर दिया। ये एक महिला विद्वान है और विरोध उन्होंने किया, और जमकर विरोध किया, और विरोध में उन्होंने एक सिद्धांत लाया जो है स्वनैतिक सिद्धांत। यह कैरोल गिल्गिन का है। उन्होंने सिद्धांत लाया स्वनैतिक सिद्धांत, और इसका विरोध किया गया। विरोध के संदर्भ में क्या कहा गया? तो सबसे पहला आधार आलोचना के तौर पर दी गई कि संज्ञानात्मक योग्यता पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया है। यानी सिद्धांत है प्याजे के सिद्धांत पर आधारित, लेकिन कहीं क्या संज्ञान की कल्पना की गई इस सिद्धांत में? कहीं नहीं की गई है। संज्ञान की बात ही नहीं की गई पूरे सिद्धांत में। हर जगह तो कहानियों के माध्यम से तर्कों को समझने का प्रयास किया गया, और उसी माध्यम से बच्चों को समझने का प्रयास किया गया। कहीं भी विचारात्मक स्वरूप विकसित नहीं हुए बच्चों में। दूसरा ये कहते हैं कि यहां पर स्त्रियों को महत्व नहीं दिया गया है। महत्व किसे दिया गया? सिर्फ पुरुषों को। कैरोल गिल्गिन एक महिला उम्मीदवार है, और इन्हें लगा कि इनकी कहानियों में हर जगह बालक की चर्चा की गई है, बालिका तो है ही नहीं। नैतिकता क्या सिर्फ बालक में विकसित होंगे या बालिकाओं में भी विकसित होंगे? अर्थात बालिका शब्द का जो इन्होंने प्रयोग अपनी कहानियों में नहीं किया ना, तो कैरोल गिल्गिन ने कहा कि यह निराधार है, ये सिर्फ इनके मन की बनाई हुई मिथक एक कहानियां हैं, नहीं यही इसमें कोई सत्यता है। अर्थात इन्होंने बालिका और बालक इन दोनों में फर्क पैदा कर दिया। बालिकाओं को इन्होंने कहीं भी स्थान ही नहीं दिया, अर्थात सांस्कृतिक भिन्नता को स्थान दिया ही नहीं इन्होंने। साथ ही कहा कि इनके सिद्धांत में तर्क को महत्व दिया गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके सिद्धांत की एक सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने तर्क पर महत्व दिया है, पर अंतिम निर्णय की बात नहीं इन्होंने की है। 1963 ईस्वी में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन कैरोल गिल्गिन ने इनकी जमकर आलोचना भी कर दी।
और उनके साक्ष्य के संदर्भ में इन्होंने कहा गिलगिन ने कि संज्ञान की बात नहीं की गई, जबकि प्रभावित हुए प्याजे से। इनमें तर्क की बात ये करते हैं, दोनों जगह तर्क की बात करते हैं, पर निर्णय क्या निकला इसका कोई आधार ही नहीं है। निर्णय क्या निकल रहा है कहानी के माध्यम से, अंतिम निर्णय पर ये महत्व ही नहीं दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने स्त्री और पुरुष के संदर्भ को देखिएगा तो सिर्फ पुरुषों की कल्पना की है कि बालक ही इनकी कहानियों में है, बालिकाओं की इन्होंने चर्चा ही नहीं की। और कहानियां भी सुनाने जाते हैं तो सिर्फ बालकों को सुनाते हैं, अर्थात बालक और बालिका के कारण पुरुषों को स्थान तो दिया गया है पर महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है, जिस कारण यह सिद्धांत निराधार प्रतीत होता है। इस प्रकार से कोलबर्ग महोदय का एक व्यवस्थित सिद्धांत हमारा समाप्त हुआ है इस सीटेट क्लास में। और अगला कोई भी सिद्धांत या किसी भी बिंदु को मैं लेकर के आऊंगा तो निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि आप सबके बीच उसे प्रस्तुत करूं और व्यवस्थित ढंग से करूं, ताकि सीटेट की परीक्षा में आपके लिए ये बेहद मददगार हो। तो बारी बारी से मैं प्रयास जरूर करूंगा कि अपने YouTube क्लास के माध्यम से आपके बीच उसे प्रस्तुत करूं। लेकिन अन्य बच्चे जिसका PDF सहित चाहते होंगे तो आप हमारे सीधे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। मैं गूगल मीट के माध्यम से रेगुलरली ऑनलाइन क्लास चलाता हूं, जिसके आपको फीस देने होंगे, लेकिन फीस सिर्फ एक बार देने होते हैं। जो फीस, पूरी फीस हमारे कोर्स की 8,000 है, और इस 8,000 फीस को देने के बाद आपको कभी फीस देना नहीं होता है। नॉर्मली आप कोचिंग क्लास में जाइएगा तो 2 महीने 3 महीने 3,000 रुपए, या मंथली 1,000 रुपए आपसे लिए जाते हैं, या 800 रुपए लिए जाते हैं। मैं इन झंझटों को समाप्त रखता हूं। एक बार आप 8,000 दीजिए, जब तक सीटेट पास नहीं करते हैं पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन आप सीटेट पास कर जाओगे उस दिन आपका काम वहीं समाप्त कोचिंग क्लास से। लेकिन जब तक आप पास नहीं करते हो, मेरे कोचिंग क्लास में आप सिर्फ 8,000 रुपए में पढ़ते रहोगे। आप देखोगे कि कई जगह कोचिंग संस्थाएं हैं 3,000, 2,000, 1,000 के महीने देते हैं। अब बच्चे पास नहीं कर रहे हैं तो लगातार पैसे महीने महीने दे रहे हैं, या प्रत्येक 6 महीने पर सीटेट होता है तो 2 महीने की क्लास कर लिए, 3,000 4,000 रुपया जमा कर दिए। अब 3-4 हजार रुपए में 2 महीना हमने पढ़ लिया, पास नहीं किए तो फिर 2 महीने के लिए जाएंगे, फिर 3-4 हजार रुपए, और उसके बाद आने जाने का खर्चा अलग। तो घर बैठे 8,000 रुपए में पूरी नोट कवर करते हुए मैं आपको देता हूं। और 100% यदि आप मेरे क्लास के, मेरे लेक्चर को सुनिएगा, मैं दावा करता हूं सीटेट आपका पास होगा। बस समझना होगा, रट्टा मारिएगा तब तो नहीं पास होइएगा, समझना होगा। और मैं गोल गोल घुमाने की बात नहीं करता, मैं सीधे ट्रैक पर रहता हूं। और सफलताएं भी, मैंने पहले भी प्रयास में मेरे बच्चे सफल हुए थे, और इस बार पहली बार ऐसा है जिसमें अधिकांश बच्चे हमारे सीटेट में बैठ रहे हैं, जो अभी ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। इसके रिजल्ट भी निर्भर करेंगे कि आखिर बच्चों ने हमसे कितना सीखा है। तो यदि आप सब में से किन्हीं को भी सीटेट क्लास ज्वाइन करना होगा तो मेरा नंबर 9473088904 है। इस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर 9570758600, इस पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है, यहाँ से संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जोड़ दूंगा, गूगल मीट से लिंक जाएगा और आप मेरे क्लास से ज्वाइन कर जाओगे। अब जो नया क्लास शुरू होने वाला है वो मार्च से मैं प्रारंभ करूंगा। अभी फिलहाल हमारा सीटेट क्लास बंद है, परीक्षाएं हो रही हैं। 15 फरवरी को रिजल्ट आएगा सीटेट का, फिर 1 मार्च से हमारा प्रयास है कि मैं नए सीटेट बैच को प्रारंभ करूंगा। तो जिन्हें भी जुड़ना होगा वो हमारे वीडियो के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर के आप जुड़ सकते हैं। हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को फायदा भी दे, अधिक छात्रों को इससे लाभ मिले। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो फिर आपको कंफर्मेशन उसके लिए आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।